Hello aspirants, welcome to my channel UPSC Study and Guidance. Friends, you must have watched some videos which say, PYQs are important and you must do PYQs and you can solve a UPSC prelims question with just common sense and there is no need of knowledge in such statements. You can clear the cutoff easily like that. Okay, but in today's video, I'm going to share with you all some secrets, some hidden gems about UPSC PYQs. Many people have said that PYQs इसलिए important है कि कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं या फिर आप कहो कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं तो आप ऐसे एलिमिनेट कर लो या फिर यू can deal with exam anxiety by solving PYQs. But no, there is something very unique about these PYQs, right? So I'm going to share you with that. So अगर आप 2025 प्रीलिम्स को फोकस कर रहे हैं या 2026 या फिर किसी भी ईयर का प्रीलिम्स आप फोकस कर रहे हैं, ये PYQs के हिंट्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इससे आप अपने प्रीलिम्स क्लियर करने का चांस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हैं. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज इज़ 100% इम्पॉर्टेंट, लेकिन नॉलेज से आप 30% या 40% क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. आफ्टर दैट you have to find some tricks or some hints that the examiner puts in the question, right? So these are the hidden secrets of PYQs that I am going to share. So the first thing is, are PYQs really important or is it just a myth? You must have seen that some people have said that you can solve questions with common sense if you have done PYQs very well. No, you cannot do each and every single question with common sense, right? आपको वहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग जैसी चीज़ें लगानी पड़ेंगी, थोड़ा आपका पुराना नॉलेज काम देगा, कुछ चीज़ों को आप इंटर रिलेट करेंगे, उसके बाद आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट? बट इट इज़ नॉट अ मिथ दैट PYQs आर इम्पॉर्टेंट. PYQs आर 100% इम्पॉर्टेंट. मैंने अपने वीडियोज़ पे कई बार कहा दैट PYQs आर लाइक गीता, राइट? सो अगर आपने अपना प्रिपरेशन किया है एंड इफ़ यू हैव नॉट डन PYQs, आपका प्रिपरेशन अधूरा है. ट्रस्ट मी, मेनी एस्पिरेंट्स, मैं बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स को जानती हूँ दैट PYQs ना करने की वजह से उन्होंने अपने अटेम्प्ट्स वेस्ट किए हैं. सो ऐसी गलती आप मत करिएगा एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड. सो हमें ये तो पता चल गया दैट इट इज़ नॉट अ मिथ, PYQs आर रियली इंपॉर्टेंट. बट why they are important and how they are important? First thing first, exam pattern. You must have seen that from the last some years, like if you have seen the question paper of 2016, then 17, then 18, and after the question papers of the year 2020, so you must have seen a pattern, like new pattern of questions are coming up, right? For example, in 2022 we have seen that कुछ पेयर वाले क्वेश्चंस UPSC ने देना चालू किए थे. कुछ क्वेश्चंस थे 2022 में, बट 2023 के पेपर में वो बहुत सारे थे एंड 2024 में भी वो चीज़ रिपीट हुई है. लाइक एग्जाम पैटर्न इस तरीके से बदला है. एंड ऑल्सो 2024 के पेपर में हमने देखा दैट अब एक और न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं. एक 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, दैट रेन वाटर वाला क्वेश्चन. अगर आपने PYQ 2024 का पेपर अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको पता होगा, एक 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन था जिसमें रीजनिंग देनी थी एंड कुछ क्वेश्चंस टेबल्स वाला टैबुलर फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस थे, लाइक 3 rows and 3 columns एंड 4 rows and 4 columns. तो ये न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं. अब आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट ईयर इन पैटर्न के क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं, राइट? तो एग्जाम पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें PYQs के चेंजिंग पैटर्न्स को देखकर पता चलता है. सेकेंड थिंग, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज टू स्टडी. टेल मी वन थिंग यू ऑल, इफ you know that some questions are coming directly from NCERTs or some of the questions are coming directly from Tamil Nadu book, right? So क्या वो आपके लिए एक important resource नहीं होगा? You must have read it.
राइट आप उसको बिल्कुल रीड करोगे। सो आपको ये इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ये कैसे पता चला? व्हेन यू एनालाइज्ड दैट PYQ, राइट, एंड आपने ये देखा कि वो क्वेश्चन कहाँ से पिक हुआ है, देन यू सॉ दैट वो क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से पिक हो रहा है, तो आप एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ोगे, ठीक है। तो PYQs ने आपको इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज भी बताए। नेक्स्ट थिंग इज असेस योर प्रेप लेवल। you all do hard work, right? You all do hard work, you all do smart study, you all make notes, you watch videos and etc. You do everything within your capacity to clear this exam, right? लेकिन how do you know that your preparation is going in the right direction? Is there any way? Yes, there is a way. PYQs is the way, राइट। सो अगर आपने मैंने अपना फर्स्ट वीडियो पे कहा हुआ है कि फर्स्ट वीडियो आप देखना, टाइम मैनेजमेंट पे वो वीडियो है, मैंने उसमें कहा हुआ है दैट स्टडी, रिवाइज वन सब्जेक्ट, डू द PYQs, and if you are able to solve those PYQs, then it's good. If you are not able to solve, then revise again. If you are able to solve PYQs, then give mock test and then analyze and then revise it again, right? So ये process जब आप follow करोगे तब आपके prelims clear करने के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. So PYQs play a very significant role in it. Fourth one is reduce exam anxiety. See, जब आप PYQs solve करते हो, जब आप एक ही पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन ने वो क्वेश्चंस बनाए हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ एक थॉट प्रोसेस के साथ वो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, राइट? तो जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, एक तरीके के क्वेश्चंस को कॉन्टिन्यूअसली, तो यू विल डेवलप कॉन्फिडेंस एंड इट विल ऑल्सो रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड योर एंजाइटी दैट यू आर गोइंग टू फेस इन द एग्जाम, राइट? तो आपको उससे एक कॉन्फिडेंस आता है. सो PYQs इसमें भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं. सी, जितना आपका प्रिपरेशन में आपका नॉलेज मैटर करता है, उससे कहीं ज़्यादा आपका माइंडसेट मैटर करता है. इफ़ यू हैव डन एवरीथिंग इन योर कैपेसिटी एंड यू हैव स्टडीड वेल, यू हैव डन मॉक टेस्ट, यू हैव एनालाइज्ड इट वेल, यू हैव डन एवरीथिंग, बट इफ़ ऑन द एग्जाम डे अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर द एग्जाम, राइट? सो एक एग्ज़ाम की एंजाइटी को कम करना एंड अपने माइंडसेट को सही रखना, ये हमें कैसे हो पाता है? ये होता है PYQs की हेल्प से. व्हेन वी सॉल्व दोज पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, राइट? सो इट डेवलप्स अ कॉन्फिडेंस. बट दैट्स इट. क्या इतना ही इंपॉर्टेंट है? नो, बिल्कुल भी नहीं. देयर इज़ अ लॉट मोर अबाउट इट. PYQ से हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, लेकिन क्या, आर यू एक्साइटेड टू नो दैट? सी, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर सम क्वेश्चंस. प्लीज लुक एट दीज टू क्वेश्चंस. रिपीट टेलीकास्ट. UPSC ने सेम टू सेम क्वेश्चंस 2013 में पूछा है एंड 2021 में. एक वर्ड का भी फर्क नहीं है इन दोनों में, एकदम सेम टू सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट किया हुआ एक क्वेश्चन. सो ऐसे सेम टू सेम वैसे के वैसे क्वेश्चंस भी आपको UPSC दे देता है, राइट? सो आप इन दोनों क्वेश्चंस को देखो, एकदम सेम टू सेम है. ये आपने अगर आपने 2013 का PYQ किया होगा तो ये 2021 का क्वेश्चन तो आपको लगा होगा यार ये तो एकदम सेम टू सेम है. बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किया आपने इसमें D आंसर मार्क किया एंड आगे बढ़ा, राइट? सेकेंड चीज़ देखिए, सेम टॉपिक्स, या तो सेम टू सेम क्वेश्चन ही रख देता है, उसके चांसेस वैसे बहुत कम होते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है. नेक्स्ट, सेम टॉपिक्स, सिमिलर टॉपिक के क्वेश्चंस आपको रख देता है. लाइक आप ये देखिए 2010 में एंड 2013 में सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस. एसिड रेन पे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द अबव इज आर द कॉज और कॉजेज ऑफ एसिड रेन, ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. सिमिलर 2013 में एसिड रेन इज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट बाय. अब इसका इन दोनों का आंसर क्या होगा? 2010 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर होगा 2 and 3, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. अगर आपने ये किया होगा तो आपको 2013 का क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा एंड यू विल मार्क 4 एज योर आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, राइट?
आपको पता होगा कि दैट ओजोन एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें आपके में एसिड रेन का पार्ट नहीं है, राइट। नेक्स्ट सेम सिमिलर काइंड ऑफ थिंग CSE 2022 में 2022 में भी एसिड रेन पे क्वेश्चन आया एंड सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। सी रीड इट, एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबव इन द एनवायरमेंट इज आर कॉजेज ऑफ एसिड रेन। सी अगर आपने पहले के क्वेश्चंस ये वाले क्वेश्चंस किए हुए हैं तो आपको पता हो जाएगा कि इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड ही आंसर होगा, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 4। ईजी क्वेश्चन, ऐसे ही आपको 2 मार्क्स तो ईजिली मिल गए, राइट। अब नेक्स्ट थिंग देखो PYQ से क्या पता चलता है, फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन। द एग्जामिनर फ्रेम सम क्वेश्चंस इस तरह से कि आप कुछ स्टेटमेंट को बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हो और कुछ स्टेटमेंट्स को आप उनके कीवर्ड से पकड़ सकते हो, राइट। जैसे आप इसमें देखो क्या पूछा गया है, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, ये 2021 का क्वेश्चन है, राइट। अब R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस में आप ऑप्शंस देखो क्या है, किस तरीके से फ्रेम किए गए हैं। सेकंड बी पॉइंट देखो, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। कहीं आपने पढ़ा है रामसर कन्वेंशन में, रामसर कन्वेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं भी कभी भी आपने R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस जैसा कुछ पढ़ा है रामसर में? वो R इसीलिए दिया गया है इसमें कि जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ कि R2 है इसमें भी रामसर है तो थोड़ा थोड़ा हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर का पढ़ो आप, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द कल्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप इन डिग्रेडेड लैंड्स। इतना नैरो कंसेप्ट कि सिर्फ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए होगा, वो भी डिग्रेडेड लैंड्स में अगर हो रही हैं तो, राइट। कैसे इतना नैरो कंसेप्ट होगा क्या R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस का? थर्ड, environmental impact assessment in the exploitation of natural resources. See, environmental impact assessment we have read it so many times, right? तो हमने उसमें कभी भी R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस नहीं पढ़ा, ठीक है। और आप पहला वाला देखो, सेकंड में क्या लिखा था, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है, कोई प्रैक्टिसेस के बारे में कोई जिक्र नहीं था। डी में भी क्या लिखा हुआ है, कोई जिक्र नहीं है कि ये किसी तरह की प्रैक्टिस है या क्या है, ठीक है। सी में प्रैक्टिसेस लिखा हुआ है और ए में प्रैक्टिसेस लिखा हुआ है, राइट। तो आप पहला हिंट तो आपको यहाँ से मिल गया कि दोनों में प्रैक्टिसेस है और पूछा भी गया है R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, राइट। तो आपने बी और डी तो इसी तरह से एलिमिनेट कर दिया क्योंकि वो कीवर्ड ही नहीं मिल रहा है हमें उसमें, ठीक है, हम उसको कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। अब बात आई ए और सी में। सी में मैंने आपको बताया यार दिस इज टू नैरो, ओनली फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड दैट क्रॉप्स मस्ट बी ग्रोन इन डिग्रेडेड लैंड्स ओनली, ऐसा नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग, आप में से जो भी लोग प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों ने आंसर राइटिंग तो करी होगी क्योंकि उन्हें पता है कि अगर प्रीलिम्स उनका क्लियर होगा तो उनको मेंस लिखना है, राइट। तो जब हम मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तब हम पढ़ते हैं कुछ R3 प्रैक्टिसेस के बारे में, कुछ R4 प्रैक्टिसेस के बारे में, जिसका मतलब होता है रिसाइकल, रीयूज, रिफ्यूज एंड रिड्यूस, राइट। तो इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो यार R3 R4, यहाँ पे रिसाइकलिंग, रीयूज, रिफ्यूज की बात होती है। और आप ए वाला पॉइंट पढ़िए, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। कनेक्ट हो रहा है वहाँ से अच्छे तरीके से, प्रैक्टिसेस भी है और हमें रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का भी पार्ट है जो R2 R3 R4 हम मेंस के टाइम पे जब हम आंसर राइटिंग करते हैं एनवायरनमेंट या किसी भी सस्टेनेबल थिंग के लिए तब हम इस चीज़ को मेंशन करते हैं, राइट। तो फ्रेमिंग देखिए आप क्वेश्चन की, इस तरीके से फ्रेमिंग होती है क्वेश्चन की। अगर आपने ये किया है ना, अब नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरीके के टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो आपको वो क्वेश्चंस बनेंगे इजीली, राइट। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी यही है, फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन किस तरीके से हुई है। 2022 का पेपर है ये, राइट। ये 2021 का क्वेश्चन था। अब जिन लोगों ने ये क्वेश्चन किया होगा, एनालाइज किया होगा, उनको ये क्वेश्चन अच्छे से बनेगा। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स द एमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज अ, इसमें पूछा है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है क्या, ठीक है। अब आप इसमें देखो बी, सी और डी को देखो आप ध्यान से, देखो ट्रैकर है, बी में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ विंग ऑफ IPCC, ठीक है। सी में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ कमिटी, इट इज़ अ व्हाट, कमिटी अंडर UNFCCC, राइट। और डी में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एन एजेंसी। भाई क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है, इट इज़ अ ट्रैकर, ठीक है। तो ये किस तरीके से हो सकता है आपका विंग या कमिटी या एजेंसी, ये किस तरीके से बैठ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। वन मोर थिंग, IPCC
UNFCCC, UNEP या फिर वर्ल्ड बैंक, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम अगर कोई एक अच्छा स्टूडेंट है, एक अच्छा सीरियस स्टूडेंट है, उन्होंने इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा ही होगा 100%। अगर आप लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं और अगर आपने इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ा है, सो प्लीज़ गो एंड रीड इट। हर चीज़ कॉमन सेंस से नहीं होती है। सो you have to be you must have some knowledge about these things, राइट? क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है, आप इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो, आप IAS की प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड आप अगर ये सोचो कि मैं सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस से कर लूँगा, तो एग्जामिनर जो वहाँ पे पेपर सेट कर रहा है वो भी बेवकूफ़ नहीं है, राइट? तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट जो प्रीलिम्स में सिलेक्शन लेने के लिए ही एग्ज़ाम देने गया है, उसने IPCC, UNFCCC एंड UNEP, वर्ल्ड बैंक, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी। उसे पता होगा कि भाई इनमें हमने कहीं पर भी क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर नहीं पढ़ा है, राइट? सो ये तीनों बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम इनके बारे में जनरली हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, एंड इस क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के बारे में हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा हुआ है। सो देयर इज़ वेरी लेस चांसेस कि ये इनका कोई पार्ट होगा, राइट? एंड अब आप ए स्टेटमेंट पढ़िए, डाटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। किसी फेमस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, सिर्फ कहा गया है कि ये एक डाटाबेस है। अब उसमें देखिए स्टेटमेंट, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स इमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ये बहुत आसानी से हम इसको कह सकते हैं कि ये डाटाबेस हो सकता है। क्या कोई कमिटी इमिशन रिडक्शन प्लेजेस को मॉनिटर करती है? क्या IPCC का कोई विंग करता है? IPCC किन दो ऑर्गेनाइजेशन से मिलके बना हुआ है? ये आपको पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि इन फेमस ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट तो ये नहीं है, राइट? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये इस तरीके का माइंडसेट आपका काम करना चाहिए एग्ज़ाम में। जब आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं तो ये आपको सोचना चाहिए, यार ये IPCC, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का नाम इसीलिए यहाँ पे एग्जामिनर ने रखा था, इसी तरीके से फ्रेम किया था कि जो स्टूडेंट है वो इन नामों के बीच में फंस जाए और वो सोचे कि भाई ये क्या है, लेकिन किसी का ध्यान इसमें नहीं जाएगा क्या ये विंग हो सकता है IPCC का, या फिर एक कमेटी हो सकती है, या फिर ये एजेंसी हो सकती है। इसमें तो लिखा है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ये सिर्फ ट्रैक कर रहा है, और ट्रैक करने के लिए क्या चाहिए? ट्रैक करने के लिए चाहिए डाटा, राइट? तो ये डाटाबेस हो सकता है, राइट? सो इस तरीके का थिंकिंग आपको डेवलप करनी होगी। मूविंग फॉरवर्ड, सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये CSE 2021 का क्वेश्चन है, राइट? अब इसमें क्या पूछा गया, व्हाट इज ब्लू कार्बन। अब ये भी टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। अब आप इसमें देखो, ब्लू क्या हो सकता है? बी ऑप्शन देखो, कार्बन सीक्वेस्टर्ड इन फॉरेस्ट, बायोमास एंड एग्रीकल्चरल सॉइल्स। यार इसमें क्या ब्लू है? इसमें हम इसको ब्लू कार्बन क्यों कहेंगे? अब इसका नाम ब्लू कार्बन है तो किसी वजह से होगा ना। सी स्टेटमेंट क्या है, कार्बन कंटेन्ड इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कैसे भाई? अब अगर वो भी तो फॉसिल फ्यूल है, जब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हम यूज़ कर लेंगे तो उससे जो कार्बन रिलीज होगा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे भाई? ठीक है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर पे जो कार्बन है वो ब्लू कार्बन है, ऐसा कब से होने लगा? नहीं ना। अब आप ए पढ़ो, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम। ओशंस, कोस्टल इकोसिस्टम, ब्लू रिलेट हो रहा है, ब्लू कार्बन, ब्लू, ओशंस, ब्लू, राइट? सो इसका आंसर इजीली कोई भी ए मार्क करेगा। अगर किसी को कुछ पता भी नहीं है ना, उसके बाद भी वो इसको ए मार्क करेगा ही। सी दिस इज हाउ दे फ्रेम द क्वेश्चन, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूविंग फॉरवर्ड, एग्जामिनर मेंटालिटी, द नेक्स्ट थिंग इज एग्जामिनर मेंटालिटी। सी जब भी हम PYQ सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर हम उन PYQs को बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं ना, देन वी गेट टू नो द एग्जामिनर्स मेंटालिटी, लाइक हाउ दैट एग्जामिनर इज थिंकिंग वाइल फ्रेमिंग दैट क्वेश्चन, राइट? सो कुछ जगहों पे वो एग्जामिनर कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स यूज़ करता है ना जो खुद में ही रॉन्ग होते हैं, राइट? तो उनको आपको रॉन्ग प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उनको रीड करेंगे, अगर थोड़ा भी लॉजिक लगाया आपने तो आप उन स्टेटमेंट्स को एज इट इज़ रॉन्ग ही कंसिडर करेंगे, राइट? तो लाइक 2022 का ये क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो भाई, इतनी स्कीम्स होती हैं, इतने मिशंस होते हैं, क्या हर किसी के बारे में हर एक डिटेल आपको पता हो सकती है?
नो, इट इज़ रियली नॉट पॉसिबल कि आपको हर एक डिटेल पता हो। हाँ, इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको पता होना चाहिए, कौन से साल में आया है, बजट का पार्ट रहा है या नहीं, कौन बेनिफिशरीज हैं, अगर पेंशन वगैरह का कोई स्कीम है तो कितना पेंशन मिल रहा है, कौन सा एज ग्रुप के लोगों को कंट्रीब्यूट करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर बहुत डिटेल्ड, बहुत डीप में क्वेश्चन आ रहा है तो 100% उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट एग्जामिनर ने ज़रूर छोड़ा होगा। यू जस्ट हैव टू ग्रैब दैट हिंट। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्टेड। मस्ट अडॉप्टेड क्यों भाई? कितने सारे प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में, राइट? तो क्या वो सारे के सारे पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स उसको अडॉप्ट कर रहे हैं क्या? उनको करना ही पड़ेगा? नो, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। सॉरी, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। आप स्टेटमेंट 1 तो ऐसे ही कट कर सकते हो, राइट? सो स्टेटमेंट 1 अगर आपने कट किया, वैसे ही आपका आंसर आ गया 3 ओनली। लेकिन फिर भी हम सारे स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है? सेकेंड स्टेटमेंट है, एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। कैसे हो सकता है? जबकि जिस साल ये क्वेश्चन आया है 2022, उस ईयर 2021 में ये जो पूरा मिशन है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। एंड इसमें ये भी बात हुई थी कि अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर वो चाहे तो वो यहाँ से अपना जो डाटा है और एवरीथिंग वो यहाँ से कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है? तो इसमें लिखा हुआ है दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, मुझे बताइए, ठीक है? ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है। कितने सारे लोग हैं इंडिया में, कोई रिमोट एरियाज़ में हैं, कितने ट्राइबल्स हैं, कितने, क्या हर एक को इसका पार्ट बनना एकदम मस्ट है क्या? नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो सेकेंड भी आपका ऐसे ही गलत हो जाता है, ठीक है? तो फर्स्ट और सेकेंड तो आपके चले गए, तो ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा 3 ओनली। थर्ड स्टेटमेंट भी रीड कर लेते हैं, इट हैज़ सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है, क्यों नहीं होगी पोर्टेबिलिटी भाई? इतना बड़ा मिशन बना रहे हैं अगर पूरे इंडिया के लिए, तो क्या उसमें पोर्टेबिलिटी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। थर्ड स्टेटमेंट वेरी जेनरिक, करेक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा, राइट? तो अगर ऐसे जेनरिक स्टेटमेंट्स मिले तो ये करेक्ट होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 इस तरीके के स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं होते हैं, दे आर वेरी वेरी एक्सट्रीम, ठीक है? तो इन वर्ड्स को, लाइक इसमें देखिए, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्टेड, मस्ट को यूज़ इसीलिए किया गया है क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग बन जाए, ठीक है? वैसे ही सेकंड वाले में एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली, अल्टीमेटली लगाने की क्या ज़रूरत थी? बिना उसके भी तो काम चल रहा था ना, बट वो वर्ड लगाया ही गया है टू मेक दिस स्टेटमेंट रॉन्ग, ओके? सो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, ये है एग्जामिनर की मेंटालिटी। नेक्स्ट, इसी तरीके का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2024 में पूछा गया है, लेटेस्ट, राइट? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एथिक्स कमिटी इन द लोकसभा आर करेक्ट, ठीक है? पहला बोला गया, इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमिटी। पॉसिबल है, बहुत सारी कमिटीज ऐसे होती हैं जो पहले एडहॉक थी, फिर उसके बाद परमानेंट बन गई हैं, राइट? तो फर्स्ट वाला सही हो सकता है। सेकंड अपन देखते हैं, सेकंड में क्या लिखा हुआ है, ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। क्यों, ऐसा क्यों हो सकता है? ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ये उसने खुद ही स्टेटमेंट को रॉन्ग बनाने के लिए ओनली ऐड किया हुआ है, ठीक है? तो ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट इसने जानबूझ के बनाया है, इसको आप जनरली रॉन्ग कंसिडर करेंगे। सो हमारा फर्स्ट सही है, एंड फर्स्ट सही है तो हमारे पास बी तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाता है, एंड सेकंड स्टेटमेंट हमने देख लिया कि नहीं वो तो गलत है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमने रॉन्ग किया और अपने हमारे पास आंसर आ गया 1 और 3 ओनली, राइट? तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं, इस तरीके से जो स्टेटमेंट फ्रेम किया जा रहा है, प्लीज़ अंडरस्टैंड द एग्जामिनर्स मेंटालिटी। ये चीज़ आपको कहाँ से पता चलेगी? ये आपको पता चलेगा PYQs के एनालिसिस से, राइट? तो इस तरीके से आपको थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा, ओके? सो मूविंग फॉरवर्ड, एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है? देयर इज ओनली 1 सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल। अब आपको लगेगा कि इसमें भी तो ओनली लिखा हुआ है, ओनली 1 सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल, ये भी तो एक्सट्रीम है। लेकिन प्लीज़ एक बहुत बेसिक सी बात है, आप इंडिया में IAS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपको इतना ही नहीं पता कि इंडिया में सच में
एक सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है। ये बेसिक लक्ष्मीकांत में, लक्ष्मीकांत भी क्या, एनसीईआरटीज में भी आपको मिल जाएगा कि वन सिटीजनशिप ही है इंडिया में। तो ये तो पता होना चाहिए ही चाहिए, इसको आप एक्सट्रीम बोल ही नहीं सकते। देखिए, जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले चेक योर नॉलेज, ठीक है। नॉलेज से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है, सबसे पहले आप नॉलेज चेक करो। नॉलेज में अगर आपके है कि नहीं यार ये तो बहुत बेसिक है, ओनली वन सिटीजनशिप तो होता ही होता है, ठीक है, तो हम ओनली देख के इस स्टेटमेंट को नहीं कट कर देंगे, ठीक है। तो ये हर जगह भी अंधा बन के नहीं लगानी है, हमें नॉलेज को साथ में लेके चलना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। क्या इसमें ये लिख सकता था कि अ सिटीजन बाय बर्थ कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट? ये लिख सकता था ना, बट नहीं, इसने क्या लिखा, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली। सिर्फ जो लोग इंडिया में बाय बर्थ सिटीजन बने हैं, सिर्फ वो हेड ऑफ द स्टेट बन सकते हैं क्या? नो, दिस इज रियली नॉट ट्रू, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आप ऐसे ही कट कर दो, एंड आपको पता है फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो आप बी और डी आपने हटा दिया, आप आए ए और सी में, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। क्या यहाँ पे अंडर एनी सर्कमस्टांसेस लिखना ज़रूरी था? आप खुद सोचिए, जब आप लक्ष्मीकांत में सिटीजनशिप वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो क्या आपको वहाँ पे मेंशन होता है ना कि अगर सिटीजनशिप मिलने के बाद कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, उनमें अगर उसको अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया तो उनसे उनकी सिटीजनशिप ले भी ली जाएगी, राइट। ये सारी चीज़ें उनको पता होती हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक लक्ष्मीकांत में गिवन है, आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए। और अगर आइडिया नहीं भी है तो भी यूपीएससी ने इसको एक्सट्रीम बनाया है, दैट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, दिस इज टू एक्सट्रीम, ठीक है। तो आपने इसको 2 और 3 को तो हटा दिया, जब आपने 2 और 3 को हटाया आपके पास आंसर आ गया 1 ओनली, ठीक है। तो इस तरीके की भी चीज़ें देखिए, सिर्फ नॉलेज के बेस पे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस के बेस पे भी आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आपको दोनों का ब्लेंड ज़रूरी है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, एग्जामिनर का मेंटालिटी एक और तरीके से दिखता है। देखिए, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सी दिस इज द हिडन जेम, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, लाइक दिस बट नॉट दैट। अरे अगर एग्जामिनर को स्टेटमेंट फ्रेम करना होता तो वो नॉर्मली भी कर सकता है, लेकिन कभी कभी वो कहता है दैट इट इज़ एप्लीकेबल टू दिस बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू दैट। वाई? इस तरीके से जब स्टेटमेंट फ्रेम होते हैं तो जनरली वो स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है। ये 2021 का क्वेश्चन है, राइट। इसमें देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in police station not in jail। अब इसको इतना भी तो लिख सकता था कि locked up in police station, लेकिन नहीं, इसने क्या लिखा, locked up in police station and not in jail। ये लिखने का क्या ज़रूरत था? ये इसी में आता है this but not that, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस जब फ्रेम होते हैं ना तो वो जनरली रॉन्ग होते हैं वो स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इसमें सच में रॉन्ग है, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप ये पैटर्न देख के आप इसको रॉन्ग कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ड्यूरिंग द जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट, ठीक है। जुडिशियल कस्टडी में जो पुलिस है वो इंटेरोगेट नहीं कर सकती है सस्पेक्ट को। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें आप फर्स्ट स्टेटमेंट इस लॉजिक से रॉन्ग कर सकते हो, दिस बट नॉट दैट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो जाता है और आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, एग्जामिनर का मेंटालिटी इसमें देखो, एक और सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन है, ये आया था 2020 के पेपर में, राइट। विथ रेफरेंस टू सोलर वाटर पम्प्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप्स। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? सरफेस पंप्स के लिए हो सकता है तो सबमर्सिबल के लिए क्यों नहीं हो सकता सोलर पावर यूज? इसमें कोई लिमिटेशन थोड़ी है। अब इसका पैटर्न देखो, दिस बट नॉट दैट, ठीक है। सरफेस पंप्स के लिए हो सकता है एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप्स, ठीक है। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग कंसिडर करो। नेक्स्ट में आओ, सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द वंस विथ पिस्टन। वाई?
कोई लॉजिक है इसमें, कुछ लॉजिक बैठ रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के लिए यूज़ हो सकता है लेकिन पिस्टन वाले के लिए नहीं हो सकता, वो भी सोलर पावर, ठीक है, ऐसा कोई लिमिटेशन तो नहीं है, ठीक है। लेकिन इस पैटर्न के आप क्वेश्चन देखो, दिस बट नॉट दैट, दिस बट नॉट दैट, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, दोनों को आप गलत मानो और नीदर पे टिक लगाओ, सही हो जाएगा आपका आंसर। इसका आंसर सच में नीदर है। नेक्स्ट में आइए, सी नॉर्मली रॉन्ग। हमें पता होता है कि सिर्फ अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना तो ही नॉर्मली रॉन्ग होता है वो, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उस स्टेटमेंट को जनरली रॉन्ग बना देती हैं, या फिर यूपीएससी उन स्टेटमेंट को फ्रेम ही इस तरीके से करता है कि वो रॉन्ग होते हैं। जैसे अगर आप पीवाईक्यूज़ को अच्छे से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी कुछ जगहों पे जब बहुत डाटा लिखा होता है या फिर बहुत फैक्ट्स या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया कि ये काम तो WHO ने कराया है, ये काम तो वर्ल्ड बैंक ने कराया है, वो जनरली रॉन्ग लिखता है वहाँ पे, ठीक है। या फिर किसी मिनिस्ट्री का नाम दिया है तो मिनिस्ट्री का नाम जल शक्ति की जगह ट्राइबल मिनिस्ट्री रख देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ना रॉन्ग बनाना बहुत आसान है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, विथ रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First is, it puts microfinance tools to work in the water and sanitation sector. Possible, ठीक है। Next क्या है? It is a global initiative launched under the aegis of World Health Organization and the World Bank, ठीक है। अब सेकेंड वाला देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया है और वर्ल्ड बैंक ने भी किया है। इन दोनों ने क्या लॉन्च किया है? वाटर क्रेडिट, ठीक है। यार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम और वर्ल्ड बैंक का काम, ठीक है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना बहुत आसान है, ठीक है। काम किसी और ने किया होगा, लेकिन अब आप खुद सोचो, अगर आपको यहाँ पे कुछ दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना होगा, मान लीजिए इसको किसी ने भी किया है और अगर आपको उसको स्वैप करना, तो क्या आप एक बहुत छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, क्या पता एग्जामिनर को भी पता है या नहीं, ठीक है, उसका नाम लिखेगा, या फिर उसके दिमाग में सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आएगा? कोई बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन आएगा ना, लाइक यूनेस्को आ गया है ना, UNFCCC आ गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, यही आएंगे, तो उसने यही डाला। ऑर्गेनाइजेशन के नाम जनरली गलत होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग किया, और जैसे ही आपने सेकंड रॉन्ग किया ना, आपका आंसर आ गया 1 और 3, और जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, 1 और 3 ओनली ही इसका आंसर है। तो डाटा, फैक्ट, ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री के नाम कई बार यूपीएससी ने गलत दिए हैं, ठीक है। तो ये 2021 का क्वेश्चन था। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो 2020 में भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ओशन मीन टेम्परेचर के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, OMT is measured up to a depth of 26 degrees centigrade isotherm, which is 129 meters in the southwestern Indian Ocean during January and March। अब लिमिट देखो इसमें फैक्ट्स की, पहला क्या दे दिया? 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरा दे दिया 129 मीटर्स, तीसरा दे दिया साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में जनवरी टू मार्च के टाइम पे होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, चलो मान लिया 26 डिग्री आइसोथर्म में हो सकता है, नेक्स्ट 129 मीटर्स ही क्यों? 128 मीटर क्यों नहीं हो सकता? क्या फिर 130 मीटर्स क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, तो इतना स्पेसिफिक होना कि 129 ही होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, OMT collected during January March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long term mean। जेनरिक स्टेटमेंट है, बहुत जनरल है, ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। सेकंड 2 ओनली इसमें आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाला आपने क्या देख के गलत कर दिया? बहुत सारे डाटा फैक्ट्स हैं, इसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, कि सारे ही फैक्ट्स सही हो, ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कंसिडरिंग पिछले साल के क्वेश्चंस, ठीक है, उसमें कभी भी उसने डाटा फैक्ट्स को सही नहीं दिया है, बहुत दिया भी है तो बहुत कम, 80% ऑफ द टाइम उसने रॉन्ग दिया है, तो इसमें आप रॉन्ग कंसिडर करके चलो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। तो आपने इसमें क्या देखा? इन सारे क्वेश्चंस में आपने देखा कि आपने लॉजिकल रीजनिंग तो लगाई, लेकिन कुछ जगहों पे अपना नॉलेज भी लगाया। जो कुछ लोग कहते हैं ना कि कॉमन सेंस से सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर सिर्फ नॉलेज से सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, नहीं, दोनों का ब्लेंड आपको चाहिए है, बहुत ज़रूरी है दोनों का ब्लेंड, ठीक है। तो
ट्रस्ट मी, अगर आपने नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग का परफेक्ट ब्लेंड बना के अगर आपने एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको आपने सॉल्व किया ना, यू विल फेच वेरी गुड मार्क्स। आप प्रीलिम से एक बहुत अच्छे मार्जिन से क्लियर करोगे, ट्रस्ट मी, ठीक है। और ये नॉलेज सिर्फ आपका बुकिश नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज है जो टॉपिक्स पिछले सालों में पूछे गए हैं उनके बारे में नॉलेज। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि सी ये एसिड रेन का क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर टॉपिक, आपको अगर इसके बारे में थोड़ी भी चीज़ें पता होती ना तो आप इसको बहुत ईजिली कर लेते। एंड वन मोर थिंग, मैंने अपने चैनल पे जो PYQ सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आप देखोगे कि इस तरीके के क्वेश्चन, मैंने अभी इन्वायरमेंट उसमें 2020 का कंप्लीट कर लिया है, 3 लेक्चर्स में है, गो एंड वॉच इट। आप उसमें देखोगे कि कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो थीमेटिकली बोरो किए जाते हैं। मैं आगे भी जो लेक्चर्स पोस्ट करूँगी ना, प्लीज़ वॉच इट एंड आपको उससे बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि लॉजिकल रीजनिंग एंड नॉलेज, इन दोनों के ब्लेंड से आप बहुत ईजिली और बहुत अच्छे मार्जिन से प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। सो एस्पिरेंट्स, प्लीज़ गो टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट सो दैट कि जो मैंने PYQ का डिटेल्ड सीरीज स्टार्ट किया है वो आपको एक्सेस हो और उसका टाइमली आप उसको अच्छे से पढ़ सको और उसके नोट्स बना सको, राइट। सो एंड वन मोर थिंग, मैंने टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, गो एंड जॉइन इट, ठीक है। प्लीज़ उसको ज्वाइन करिए, उसमें मैं आपको PDF शेयर कर रही हूँ, न्यूज़पेपर के आर्टिकल शेयर कर रही हूँ हाईलाइटेड, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, इनफैक्ट कुछ प्लेसेस इन न्यूज़, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वो सारी चीज़ें आपको शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ जॉइन इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल कि आपको बहुत ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो टाइमली आपको मिलती रहे, ओके। सो हम अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, ठीक है। सो एस्पिरेंट्स, प्लीज़ वर्क हार्ड, आपका प्रीलिम ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ओके। बाय, थैंक यू वेरी मच।